और अब चर्चा जनता जनार्दन की, और चर्चा जनता जनार्दन के जरिए रूलिंग पार्टी की, क्योंकि रूलिंग पार्टी किस तरीके से बिहेव कर रही है आजकल अखबारों में देखने को मिल जाता है। जी हाँ, अगर मैं कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करूं तो कैंटोनमेंट बोर्ड के नामित सदस्य को लेकर उनके बारे में जो आज अखबारों में टिप्पणियां की गई हैं वो सोचने को मजबूर करती हैं। क्या बीजेपी में कुछ अलग तरीके का एक वर्ग एक्टिव हो गया है जो एलआईयू के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट देता था, वो इन लोगों की रिपोर्ट नहीं दे रहा है? क्योंकि आजकल अगर मैं कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करूं तो कैंटोनमेंट बोर्ड में जो नामित सदस्य हैं और नामित सदस्यों के खिलाफ जो अदालत में चीज़ें भेजी गई हैं और जितने सबूत हैं वो बीजेपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लाल कुर्ती क्षेत्र के जो मंडल से जुड़े लोग थे उनके बारे में, उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में एक चर्चा बनती है, चर्चा चल रही है। जो लोग 3-4 साल पहले मोटरसाइकिल पे घूमते थे आज उनके पास बेहतरीन कारें हैं, और ये केवल लाल कुर्ती थाना क्षेत्र के मंडल से जुड़े लोगों के बारे में नहीं है। हर जगह के बीजेपी के वो जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे जो शायद छोटी छोटी सुविधाओं के लिए अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाते थे, आज अपने सिर पर बालों का ट्रांसप्लांट करवा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े स्टाइल में 2-3 चमचों को साथ लेकर ऐसे बीजेपी की छवि धूमिल कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि ये प्रकृति है, ये प्रकृति का चक्र है, और प्रकृति का चक्र ही आपकी तस्वीर सामने रखता है। बीजेपी के और बीजेपी से जुड़े चिंतकों के चिंतन के लिए एक बात पूछना चाहता हूं, छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। क्या आप जब गाड़ियों पर विपक्षी पार्टियों के झंडे लगे हुए को लेकर चुनावी मुद्दे बनाते थे, तो क्या आज आपकी गाड़ी हूटर बजाते हुए उसी बीजेपी के झंडे के साथ ये नहीं दिखाती कि सत्ता का घमंड आपको हो गया है? क्या नहीं बताती? आज सड़क पर चलता हुआ, साइकिल पर चलता हुआ, मोटरसाइकिल पर चलता हुआ, स्कूटी पर चलती हुई लड़की आपके बीजेपी के झंडे वाली, हूटर वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों से डरती है। आपको थोड़ा सा पद क्या मिला, आप तो गुमान के शहंशाह हो गए। सवाल यही बनता है कि 3 सांसद, एक लोकसभा के और 2 राज्यसभा के सांसदों को क्या इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है? मैं तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से जब बात करता था तो वो कहते थे कि लोकसभा चुनाव को निकल जाने दीजिए, फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सड़क पर उतरेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, आवाज उठाएगा। मुझे तो सर माफ कीजिएगा, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। बीजेपी के पदाधिकारी और दूसरे लोग अनुशासन के नाम पर सिर्फ चुप हैं तो क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के लिए एक और मुझे खबर मिल गई। पल्लवपुरम में एक बीजेपी के नेता ने अधिशासी अभियंता के ऊपर हमला बोल दिया। उसने तहरीर दे दी एसएसपी साहब के यहाँ और बताया कि उसकी जान को खतरा है। क्यों भाई? अगर आपको एक पीवीवीएनएल के किसी कर्मचारी से थोड़ी सी शिकायत हो, ऊर्जा मंत्री, दक्षिण के विधायक, आपके अपने प्रॉपर चैनल से चलिए, पीवीवीएनएल के एमडी के पास जाइए, वहां शिकायत करिए। अगर वहां पे नहीं होता है पोर्टल पे डालिए। आप क्यों सत्तारूढ़ पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और इसीलिए ये मैंने चर्चा की है। अब देखना यह है कि जिन पदाधिकारियों को अब जब जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो उनमें क्या इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि उनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, कितनी तहरीरें दी गई हैं। जैसे कि अखबारों में छपा है कैंट का किस्सा कि कैंट में दोबारा नामित होने की जो बेसिक क्राइटेरिया था उसका वायलेशन हुआ है, साफ अखबारों में लिखा है। लेकिन आप अगर इतने देशभक्त हैं, सभी लोगों से पूछ रहा हूं, अगर आप इतने देशभक्त हैं तो माइक पर बीजेपी का अनुशासन ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरठ की स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है? जरा अपने अंतर्मन से पूछिएगा।
अंतर मन से जरूर पूछेगा। बताइए, बीजेपी के टाइम में नंबर 2 के स्टाम्प पेपर का जो घोटाला होता है, उस घोटाले का जो आरोपी होता है वो इतने लंबे समय बाद पकड़ा जाता है और असली सफेद नकाबपोश बचकर निकल जाते हैं, और बीजेपी का एक नेता खुलकर नहीं बोलता कि इसके पीछे कौन सा चेहरा है। क्यों नहीं बोलते आप? आपको कितनी बार वोट दिया है? देखिए, 3 बार तो सांसद बनाया राजेंद्र अग्रवाल जी को, 4थी बार सांसद बनाया है अरुण गोविल जी को बीजेपी की पार्टी का, और कितनी बार तो विधायक रहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, और अब राज्यसभा सांसद बने। और देखिए, 2 बार विधायक बने हैं। कौन कौन? एक तो अपने ऊर्जा राज्य मंत्री और एक जल राज्य मंत्री। फिर भी करप्शन नहीं रुक रहा। तो फिर एक सेंटेंस को आप सुन लीजिएगा, मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूं, और वो सेंटेंस है कि यार, बाकी की पार्टियों में भी करप्शन था, यहाँ पे भी करप्शन है। वहाँ पर 1 रुपए का काम 1 ही रुपए में होता है, यहाँ पर 1 रुपए का काम बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपए में होता है। ये जनरल फीलिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए बसंत पंचमी पर आपको आपकी ड्यूटी याद दिला रहा हूँ कि माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि दे। जो आपने शपथ ली है ना संविधान की, वो शपथ बीजेपी के मैनिफेस्टो से ज़्यादा ऊपर है। और इस जनता ने 60 साल जो पार्टी सत्ता में थी, जिसके हाथ में चांदी की चम्मच हुआ करती थी, उसको किस तरीके से साइडलाइन कर दिया है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस कहीं नहीं है। आप देख लीजिए, जो देश की धड़कन बनने का दावा करती थी, उस धड़कन को जनता ने दरकिनार कर दिया है। आपको मेरठ की जनता ने सारे पद दे दिए, महापौर भी दे दिया, सांसद भी दे दिया, और इतने सारे पद भी दिए, और आप जनता की आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाएंगे तो क्यों? बड़ी बात है। आप खुद देख रहे हैं ना, एसएसपी ऑफिस पहुंच जाइए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, और बाहर कुर्सी डाल लीजिए और देख लीजिए थाने कैसे काम करते हैं। आप नगर निगम के बाहर जाकर बैठ जाइए और देख लीजिए नगर निगम में कैसे काम करते हैं। आप अपने सुपरवाइजर्स का ही बायोडेटा देख लीजिए कि वो किस तरीके से ड्यूटी के नाम पर खेल करते हैं, और किस तरीके से नगर निगम में डीजल की खरीद हो रही है, किन से खरीद हो रही है। जरा ये देखिए, जिसके ऊपर एक भी अभियोग लग गया है, जिसके ऊपर एक भी इल्जाम लग गया है, जिसको एक बार भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो क्यों बीजेपी की लिस्ट में है? ये सवाल जनता पूछ रही है। और बड़े सम्मान के साथ बसंत पंचमी में माँ सरस्वती से हम मेरठ के निवासी एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि दे। और आप ये कहेंगे कि आप हर त्योहार पर सबको कहते हैं कि इस त्योहार की शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं नहीं दी। मैं नहीं दे सकता, मेरा मन भरा हुआ है। मुझे मौनी अमावस्या पर कुंभ में उन लोगों की याद आ रही है जो आप कभी दोबारा से लौट कर नहीं आएंगे। हाँ, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातों के जरिए ये कह देंगे उन्हें मोक्ष मिल गया, उन्हें ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन उनके परिवार को एक ऐसा दुख मिला है जो जीवन भर उनके साथ रहेगा। और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए मुझे 30 परिवार नज़र आ रहे हैं जो कभी भी अपने उन लोगों से नहीं मिल पाएंगे जो कुंभ नहाने गए थे, महाकुंभ नहाने गए थे। कोई किसी का पिता था, कोई माँ थी, कोई बहन थी। अब ये परिवार बार बार हर कुंभ पर याद करेंगे। हाँ, जिनके परिवार पर कोई विपदा नहीं आई है वो बड़े बड़े अध्यात्म की बात कहेंगे, लेकिन जिसका दुख है, जिसका दर्द है, वो सनातन परंपरा कहती है। लेकिन जिसको दुख मिला है, जिसको दर्द मिला है, सनातन परंपरा कहती है उसके साथ खड़ा हुआ जाए। अभी तो इन लोगों की 13वीं भी नहीं हुई है, 5वां ही दिन है। मौनी अमावस्या को हादसे का शिकार हुए थे। 5वें दिन पर जब डीजे की धुन पर पैग लगाकर पतंगे उड़ा रहे हैं तो मुझे वो परिवार याद आ रहे थे। और इसीलिए मैंने बसंत पंचमी की शुभकामनाओं से ये बुलेटिन का आगाज़ नहीं किया है, बल्कि मैं आपसे विदा ले रहा हूँ
माता सरस्वती से ये प्रार्थना करते हुए कि हम सबको सद्बुद्धि दे, दूसरे के दुख में हम खड़े हों। माता सरस्वती इन जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि दे और पता चले कि ये जो सुविधाएं मिल रही हैं माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा से, ये परमानेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, दौलत यहीं की यहीं धरी रह गई और हाथ खाली थे। बसंत पंचमी में भारी मन से इस प्रार्थना के साथ कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और हमारे जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि।